अनिल राठौर और DFAIS में आपका स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स पर हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझेंगे और इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। हमने अर्थ के एक छोटे से टुकड़े को बाहर निकाला है, आप इन डायग्रामों में देख सकते हैं। इसे हम समझेंगे, लेकिन इन दोनों डायग्राम्स को समझ लेने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो यह है कि हमें भूकंपीय यानी अर्थक्वेक्स वेव यानी भूकंपीय तरंगों को समझना पड़ेगा, ताकि हम पृथ्वी की संरचना को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। ये हमने पृथ्वी का एक डायग्राम बनाया है, ये इनर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले उस जगह को देखिए जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं फोकस। और भूकंप की उत्पत्ति होने के पश्चात भूकंपीय किरणें जिस जगह सबसे पहले पहुंचती हैं उसे बोलते हैं एपी सेंटर। इसमें आप देख सकते हैं एपी सेंटर बना हुआ है। इसके पश्चात भूकंपीय तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलने लगती है। तो हम इन तीनों प्रकार की तरंगें, प्राइमरी वेव और इसे बोलते हैं पी वेव, सेकेंडरी वेव इसे एस वेव बोलते हैं, और एक एल वेव जिसे हम सरफेस वेव बोलते हैं। इनके फीचर्स को समझेंगे। सबसे पहली बात प्राइमरी वेव की। एक प्राइमरी वेव होती है वो साउंड वेव की तरह व्यवहार करती है। इसका मतलब वो ध्वनि तरंग होती है और उसका एक गुण होता है कि वो ठोस यानी कि सॉलिड और लिक्विड, ठोस और द्रव दोनों से गुजर जाती है। यहाँ पर आप देखोगे कि ये पृथ्वी की संरचना है और ये मेंटल है और ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। आपको पता है कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है और इनर कोर है वो सॉलिड है। तो यहाँ ये जो पी वेव है वो दोनों माध्यमों से यानी कि ठोस और द्रव से गुजर गई है। और एक बात और बता दूं कि जो पी वेव है वो अनुदैर्ध्य तरंग है और पुश एंड पुल वेव इसे कहा जाता है, क्योंकि ये धक्का मार करके चलती है। इस बात को समझने के बाद हम एस वेव को समझेंगे। एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव, ये केवल सॉलिड में चल सकती है, लिक्विड में नहीं चल सकती। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो कोर का आउटर पार्ट है, क्योंकि वो लिक्विड है, इसलिए कोर के अंदर इनर आउटर पार्ट में प्रवेश ना करते हुए वह उसके सरफेस से ही दूर हट गई और 130 डिग्री कोण पर चली गई। ये दोनों साइड ही हुआ है पृथ्वी के। इस वेव को लाइट वेव यानी कि प्रकाश तरंग कहते हैं, क्योंकि ये वेव प्रकाश की भांति व्यवहार करती है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव है, यही दो ऐसी वेव हैं जिनका पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में उपयोग होता है। अब बची हुई जो एल वेव है यानी कि लेयर वेव है, सरफेस वेव है, उसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई योगदान ऐसा होता नहीं है। उसका कारण है कि वो पृथ्वी की केवल सतह पर चलती रहती है। हाँ, ये बात ज़रूर है, चूँकि ये सतह पर चलती है, तीव्रता से चलती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जान माल की हानि इन्हीं से होती है। स्पीड की बात करें तो सर्वाधिक स्पीड पी वेव की होती है, फिर जैसा कि नाम में सेकेंडरी वेव की होती है, और जो एल वेव या सरफेस वेव वो केवल सरफेस पे चलती है। तो मेरी समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात और समझ लीजिए कि जहाँ पर ये वेव्स नहीं पहुँचती हैं उसे बोलते हैं शैडो एरिया। तो एस वेव शैडो एरिया जोन, इसका मतलब है कि हाँ, सॉलिड वेव नहीं आ सकती। उसका कारण है कि जो पृथ्वी का इनर पार्ट है, इनर कोर है, और जो आउटर कोर है वो आउटर कोर चूँकि लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है, इसलिए इसमें प्रवेश नहीं कर पाई। इसके बाद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम में हमारे पास जो महत्वपूर्ण है वो है कि रॉक से मिलके, रॉक और विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलके पृथ्वी और उसकी परतें बनी हुई हैं। हम पृथ्वी की परतों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं, वो हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। मेंटल को 2 भागों में अगेन डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इनर अब बच्ची कोर, तो कोर को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर।
अब आप इस बात को समझिए कि जो क्रस्ट है वो लगभग 30 to 35 किलोमीटर तक है, और जो मेंटल है वो 35 से समथिंग 2900 यानी 2900 किलोमीटर तक है। इसके बाद जो बची हुई कोर है वो इसके बाद है, यानी कि उसकी लंबाई होगी 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर टोटल मिलाकर ये हुई। और जो मेंटल का 100 से 200 किलोमीटर का भाग है वो सेमी लिक्विड है। और एक बात बता दूं कि जो कोर है उसका जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। इस बात को शायद आपने इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इसके अंदर जो डिवाइडेड लाइन होती हैं जिन्हें हम डिसकंटिन्यूटी यानी कि सीमांत या असंबद्धता कहते हैं, जिससे कि क्रस्ट और मेंटल का विवेक कैसे होता है इसे समझते हैं। और मेंटल का विवेक कैसे होता है, क्रस्ट मेंटल का और मेंटल कोर का कैसे होता है, इससे हम इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले आप इसे देखिए और इसमें देखिए कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो जिस माध्यम से अलग किया जा रहा है, जिस जगह से अलग किया जा रहा है, उसे बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड असंबद्धता यानी कि कोनार्ड सीमा। इसके बाद आप देखिए कि लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है, यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसे बोलते हैं महू डिसकंटिन्यूटी यानी महू अशांतता या महू सीमांत असंबद्धता। इसके बीच में जो एक मोटी सी परत है इसे मेसोस्फीयर बोलते हैं। अब जो अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करने वाला सीमांत है उसे बोलते हैं रेप्टी सीमांत। इसके बाद हम डी लेयर का अध्ययन करते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं कि जो मेंटल को कोर से अलग करता है वो है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग सीमांत। और ये तो मैंने उससे आगे बढ़ाने के लिए बता दिया है, ये बेसिकली कोई ऐसा लाइन है नहीं। और जो आउटर कोर को इनर कोर से अलग करता है उसे बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन सीमांत। तो ये पृथ्वी की मोटे तौर पर फिजिकली उसका इनर स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने पृथ्वी के विभिन्न माध्यमों को जाना समझा है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।